फिल्म की शुरुआत होती है। जॉर्ज कुट्टी ने दृश्यम नाम से जो कहानी लिखी थी उसी पर आधारित एक फिल्म बनाई होती है। इस फिल्म को उसने एक नए डायरेक्टर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है। दर्शकों को इसकी कहानी इतनी पसंद आती है कि कुछ ही दिनों में यह फिल्म 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लेती है। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद लोगों के बीच एक चर्चा लगातार चल रही होती है। कई लोगों का मानना है कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं बल्कि जॉर्ज कुट्टी की असली जिंदगी पर आधारित है। इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला रिपोर्टर जॉर्ज कुट्टी से सवाल करती है। लोगों का कहना है कि आपकी फिल्म का क्लाइमैक्स असल घटना पर आधारित है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? जॉर्ज कुट्टी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। आप सब जानते हैं कि पुलिस ने हमारी फैमिली को किस तरह बेवजह परेशान किया था। मैंने बस उन्हीं अनुभवों को कहानी का रूप दिया है। हाँ, फिल्म को और दिलचस्प बनाने के लिए क्लाइमैक्स में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है। इसके बाद कहानी जॉर्ज कुट्टी की फैमिली की तरफ बढ़ती है। अब उसकी पूरी फैमिली पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। उसकी बड़ी बेटी अंजू भी पुराने हादसे के सदमे से लगभग पूरी तरह बाहर आ चुकी होती है। इतना ही नहीं, जॉर्ज कुट्टी अब उसके लिए अच्छे रिश्ते भी देखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गीता प्रभाकर अपने पति के साथ अमेरिका में रहने लगी है, लेकिन अपने बेटे वरुण को इंसाफ न दिला पाने का दर्द उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुका है। वह गहरे डिप्रेशन में चली गई है। कुछ दिनों बाद अंजू की काउंसलर जॉर्ज कुट्टी को अपने ऑफिस बुलाती है। वह कहती है, अंजू अब पहले से काफी बेहतर है, लेकिन उसके मन में आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। आप सब लोग कहीं बाहर डिनर पर जाइए और ऐसा माहौल बनाइए जहां वह बिना किसी डर के अपने मन की बातें कह सके। काउंसलर की सलाह मानकर जॉर्ज कुट्टी पूरी फैमिली को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है। वह अपनी वकील को भी वहीं बुला लेता है ताकि अगर अंजू कोई कानूनी सवाल पूछे तो उसे सही जवाब मिल सके। डिनर के दौरान अंजू डरते हुए पूछती है, क्या वरुण वाला केस सच में खत्म हो चुका है या फिर पुलिस हमें दोबारा पकड़कर टॉर्चर करेगी? वकील शांत स्वर में जवाब देती है, कानूनी तौर पर यह केस अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन सच यही है कि पुलिस के पास तुम लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए वे चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह आगे कहती है, जहां तक मैं जानती हूं, जॉर्ज कुट्टी ने अपने खिलाफ मौजूद हर सबूत पहले ही खत्म कर दिया है, इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय के साथ यह मामला अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। वकील की बातें सुनकर अंजू और उसकी छोटी बहन दोनों थोड़ा सुकून महसूस करती हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली तूफान अभी आना बाकी है। अगले दिन वही महिला रिपोर्टर सीधे साबू के घर पहुंचती है। आपको याद होगा, साबू वही पुलिसकर्मी है जिसने अंडरकवर रहकर कई सालों तक जॉर्ज कुट्टी पर नजर रखी थी। रिपोर्टर उससे पूछती है, क्या आपको वरुण केस के बारे में कोई ऐसी बात पता है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई? साबू बिना देर किए जवाब देता है, मैडम, जितनी जानकारी मीडिया और पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है, मुझे भी सिर्फ उतनी ही जानकारी है। इसके अलावा मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। रिपोर्टर को उससे कोई नई जानकारी नहीं मिलती और वह वहां से चली जाती है। इधर जॉर्ज कुट्टी की छोटी बेटी अनु इंटरनेट पर एक चौंकाने वाली चीज देखती है। उनकी सुपरहिट फिल्म दृश्यम का पायरेटेड वर्जन किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। वह तुरंत यह बात अपने पिता को बताती है। जॉर्ज कुट्टी बिना समय गंवाए फिल्म के हीरो से संपर्क करता है। दोनों फैसला करते हैं कि इस मामले की शिकायत सीधे डीजीपी से की जाएगी। उधर वही महिला रिपोर्टर अब इस पुराने केस की तह तक पहुंचने के लिए डीएसपी से मिलने पहुंचती है। वह सवाल करती है, अगर पुलिस ने उस समय जॉर्ज कुट्टी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की थी तो क्या उससे यह पता नहीं चल सकता कि वह वरुण के कंकाल को कहां ले गया था? डीएसपी शांत स्वर में जवाब देते हैं, हमने उसकी मोबाइल लोकेशन की पूरी जांच की थी। रिकॉर्ड के मुताबिक वह पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मलमल इलाके की तरफ गया था और पंतपुड़ा के जंगल के पास लगभग 2 घंटे तक रुका था। रिपोर्टर तुरंत कहती है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसने वरुण के अवशेष वहीं जंगल में कहीं दफना दिए हों। डीएसपी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, जिस आदमी ने पूरे पुलिस विभाग को 2 बार मात दी हो, क्या वह इतना बड़ा सबूत छिपाते समय अपना मोबाइल चालू रखेगा ताकि हम उसकी लोकेशन ट्रैक करके सीधे वहीं पहुंच जाएं? वह आगे कहते हैं, और वैसे भी वह जंगल इतना विशाल है कि वहां कुछ ढूंढना लगभग नामुमकिन है। मेरी राय में जॉर्ज कुट्टी ने जानबूझकर हमें उसी दिशा में भटकाया था। असलियत क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया।
इसी बीच जॉर्ज कुट्टी अपनी शिकायत लेकर डीजीपी ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन फिल्म का हीरो अभी तक वहां नहीं पहुंचा होता। डीजीपी मीटिंग में व्यस्त होते हैं, इसीलिए जॉर्ज कुट्टी बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। तभी उसकी मुलाकात कई साल बाद सब इंस्पेक्टर सुरेश बाबू से होती है। सुरेश बाबू हमेशा उन गिने चुने पुलिस वालों में रहे हैं जिन्होंने कभी भी जॉर्ज कुट्टी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। बातों बातों में सुरेश बाबू बताते हैं, मैंने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है, अब पुलिस की नौकरी छोड़ चुका हूं। फिर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा बेटा फिल्मों में डायरेक्टर बनना चाहता है, उसने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, अगर तुम्हारी पहचान में कोई मौका मिले तो उसकी मदद कर देना। जॉर्ज कुट्टी बिना सोचे जवाब देता है, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। तभी फिल्म का हीरो भी डीजीपी ऑफिस पहुंच जाता है। दोनों मिलकर फिल्म की पायरेसी की शिकायत दर्ज करवाते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। उस रात जॉर्ज कुट्टी अपने फिल्म के डायरेक्टर से बात करता है और सुरेश बाबू के बेटे के लिए इंडस्ट्री में काम का इंतजाम कर देता है। इसके बाद वह खुद फोन करके सुरेश बाबू को यह खुशखबरी भी देता है। सुरेश बाबू भावुक होकर उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन जॉर्ज कुट्टी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जल्द ही उसकी जिंदगी में एक नया तूफान दस्तक देने वाला है। अगले दिन जॉस अपनी पत्नी के साथ जॉर्ज कुट्टी से मिलने उसके घर पहुंचता है। कुछ साल पहले तक जॉस जॉर्ज कुट्टी का सबसे बड़ा विरोधी था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जॉस बताता है कि इन दिनों उसका बेकरी का बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा है। इसी परेशानी में वह एक पादरी के पास गया था। पादरी ने उससे कहा कि उसके परिवार पर किसी का श्राप है, जिसकी वजह से उसका कारोबार बर्बाद हो रहा है। जॉस को पूरा यकीन हो जाता है कि यह श्राप जॉर्ज कुट्टी ने ही दिया होगा, इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ उससे माफी मांगने आया है। जॉर्ज कुट्टी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं किसी को श्राप देने में विश्वास नहीं रखता। उस समय तुम्हें जो सही लगा तुमने वही किया, मैं तुमसे कोई नाराजगी नहीं रखता। फिर वह जोश से पूछता है, तुम्हारी बेकरी में नया ओवन है या अभी भी पुराने वाले से ही काम चला रहे हो? जोश झिझकते हुए जवाब देता है, अभी भी पुराना ओवन ही है, नया खरीदने की हालत नहीं है। यह सुनकर जॉर्ज कुट्टी बिना कुछ सोचे उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, इन पैसों से नया ओवन खरीद लो, पैसे लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हारे पास हो जाए तब वापस कर देना। पहले तो जोस पैसे लेने से मना करता है, लेकिन जॉर्ज कुट्टी के बार बार समझाने पर वह आखिरकार पैसे स्वीकार कर लेता है। इसी दौरान पैथरो की बेटी श्रेया जॉर्ज कुट्टी के घर आती है। आपको याद होगा, पैथरो वही व्यक्ति है जिसने सालों पहले कब्रिस्तान में जॉर्ज कुट्टी की मदद की थी। बदले में जॉर्ज कुट्टी ने उसकी आर्थिक सहायता की और उसकी बेटी श्रेया की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया था। अब श्रेया सऊदी अरब में नर्स की नौकरी करती है और उसकी शादी तय हो चुकी है। वह जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को शादी का निमंत्रण देने आई होती है। कुछ देर बातचीत के बाद श्रेया वापस लौटने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वही महिला रिपोर्टर चुपचाप उसका पीछा कर रही है। रिपोर्टर भी उसी बस में चढ़ जाती है और जानबूझकर श्रेया के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है, तुम क्या करती हो? श्रेया सहजता से जवाब देती है, मैं सऊदी अरब में नर्स हूं, अभी शादी के सिलसिले में छुट्टी लेकर भारत आई हूं। दोनों के बीच कुछ देर सामान्य बातचीत होती है। थोड़ी देर बाद रिपोर्टर बस से उतर जाती है, जहां उसका साथी पहले से कार लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। कार में बैठते ही वह अपने साथी से कहती है, मुझे इस लड़की का पूरा पता चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसकी पूरी जानकारी निकालो। दूसरी तरफ अगले दिन एक मैरिज ब्रोकर जॉर्ज कुट्टी से मिलने आता है। वह उदास होकर बताता है, लड़के वालों को अंजू बहुत पसंद आई थी और वे रिश्ता भी पक्का करना चाहते थे, लेकिन अचानक 2 अनजान नंबरों से फोन आया। उन लोगों ने कहा कि आपकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज एक मनोचिकित्सक के पास चल रहा है। यह सुनकर जॉर्ज कुट्टी का चेहरा उतर जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता, कोई अनजान व्यक्ति झूठी बातें फैलाकर रिश्ता तुड़वा देता था। इस बार जॉर्ज कुट्टी हार मानने वालों में से नहीं था। वह उन दोनों मोबाइल नंबरों की जानकारी लेकर सीधे सुरेश बाबू के पास पहुंचता है और पूरी बात विस्तार से बता देता है। सुरेश बाबू कहते हैं, तुम चिंता मत करो, साइबर सेल में मेरा एक परिचित है, मैं इन दोनों नंबरों की पूरी जानकारी निकलवाने की कोशिश करता हूं। जॉर्ज कुट्टी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इन नंबरों के पीछे छिपा सच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बनने वाला है।
अगले दिन सुरेश बाबू जॉर्ज कुट्टी को फोन करके अपने घर बुलाते हैं। जॉर्ज कुट्टी वहां पहुंचता है तो सुरेश बाबू कहते हैं, मैंने साइबर सेल से उन दोनों नंबरों की पूरी जानकारी निकलवा ली है। वह आगे बताते हैं, हैरानी की बात यह है कि ये दोनों नंबर दो तमिल लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड थे, लेकिन वे दोनों कई साल पहले मर चुके हैं, यानी इस समय कोई और उनकी सिम का इस्तेमाल कर रहा है। सुरेश बाबू आगे कहते हैं, एक और दिलचस्प बात सामने आई है। ये दोनों सिम जिस मोबाइल में चल रही थीं, उसी मोबाइल में कुछ महीने पहले एक तीसरी सिम भी इस्तेमाल हुई थी। वह सिम आज भी एक्टिव है, लेकिन अब किसी दूसरे फोन में चल रही है। जॉर्ज कुट्टी कुछ देर सोचकर कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने नया मोबाइल खरीद लिया हो और पुराना मोबाइल इन फर्जी सिम कार्ड के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। सुरेश बाबू भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद वे उस तीसरे नंबर की पूरी जानकारी जॉर्ज कुट्टी को देते हैं। वह नंबर शांति नाम की एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था। जैसे ही जॉर्ज कुट्टी यह नाम और पता देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। बिना एक पल गंवाए वह उस पते की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वह जिस घर के सामने पहुंचता है, वहां रहने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि रंजन होता है। रंजन वही आदमी था जिसने सालों तक जॉर्ज कुट्टी के थिएटर में काम किया था और जिसे वह अपने परिवार जैसा मानता था। जॉर्ज कुट्टी गुस्से में उसके घर के अंदर जाता है और बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वह गुस्से में कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। आखिर मेरी पीठ में छुरा क्यों घोंपा? इतने में रंजन की पत्नी बीच में आ जाती है। वह गुस्से में कहती है, पीठ में छुरा घोंपने की बात आप मत ही कीजिए। आपके कारण मेरे पति की नौकरी चली गई। उसके बाद आपने कभी पलटकर हमारी तरफ देखा तक नहीं। वह आगे कहती है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए। मेरे पति को हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन आप लौटकर हमारी मदद करेंगे, लेकिन आप तो अपनी दुनिया में आगे बढ़ गए और हमें पूरी तरह भूल गए। जब हमें मौका मिला तो हमने वही किया जो हमें सही लगा। रंजन और उसकी पत्नी की बातें सुनकर जॉर्ज कुट्टी पूरी तरह शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अनजाने में ही सही, उसने अपने पुराने साथी की परेशानियों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट आता है। रास्ते में वह सुरेश बाबू से मिलता है और पूरी घटना उन्हें बता देता है। सुरेश बाबू उसे समझाते हुए कहते हैं, जॉर्ज, दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से कभी न कभी गलती हो जाती है। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। अब आगे की सोचो। जॉर्ज कुट्टी गहरी सांस लेते हुए कहता है, पहले मुझे पता होता था कि मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन इस बार मुझे किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंधेरे में रहकर हर कदम पर मेरा पीछा कर रहा है। उस रात जॉर्ज कुट्टी घर पहुंचकर रंजन वाली पूरी घटना अपनी पत्नी को बता देता है। तभी उसकी पत्नी एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है, कल रात मैंने केले के बगीचे में किसी की टॉर्च की रोशनी देखी थी। जब मैंने उस तरफ अपनी टॉर्च मारी तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एक जीप स्टार्ट होने की आवाज जरूर सुनाई दी। जॉर्ज कुट्टी पहले तो इसे किसी चोर की हरकत समझकर टाल देता है, लेकिन रात गहरी होने के बाद वह अकेले टॉर्च लेकर उसी केले के बगीचे में पहुंच जाता है। चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वहां किसी ने हाल ही में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे दोबारा मिट्टी से भर दिया था। ऊपर से घास बिछा दी गई थी ताकि किसी को शक न हो। यह देखकर जॉर्ज कुट्टी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह गड्ढा खोदकर सच जानना चाहता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। मजबूर होकर वह बिना खुदाई किए वापस घर लौट आता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अंधेरे में कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि सहदेवन था। अगली सुबह जॉर्ज कुट्टी एक मैरिज ब्रोकर को अपने घर बुलाता है। वह उससे कहता है, मैंने फैसला बदल लिया है। अगर कोई अच्छा लड़का विदेश में रहता हो तो मैं अंजू की शादी वहां भी करने के लिए तैयार हूं। ब्रोकर जवाब देता है, मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं आज ही उसके परिवार से बात करता हूं। ब्रोकर के जाने के बाद जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी से कहता है, मुझे एक जरूरी काम से आज रात बाहर जाना होगा। मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। रात होते ही वह चुपचाप केले के बगीचे में पहुंचता है और उसी संदिग्ध जगह की खुदाई शुरू कर देता है। काफी देर तक मिट्टी हटाने के बाद उसे पता चलता है कि ऊपर की मिट्टी नई थी, लेकिन नीचे की जमीन पूरी तरह सख्त थी। यानी किसी ने केवल गड्ढा खोदने का नाटक किया था। उसके नीचे कुछ भी नहीं था।
जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि कोई उसे जानबूझकर डराने या फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह फिर से गड्ढे को पहले की तरह भर देता है और ऊपर घास बिछाकर वापस लौट आता है। दूसरी तरफ वही महिला रिपोर्टर अपने साथी की मदद से आखिरकार श्रेया का पता लगा लेती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह अपने घर पहुंचती है। घर के अंदर बैठा उसका पिता कोई और नहीं बल्कि सहदेवन होता है। जी हां, वही सहदेवन जिसने पहले जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को सच उगलवाने के लिए हर हद पार कर दी थी, लेकिन असफल होने की वजह से उसे पुलिस विभाग से सस्पेंड कर दिया गया था। अब साफ हो चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे वही मास्टरमाइंड है। उधर लंबे समय बाद आखिरकार अंजू के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। लड़का अमेरिका में रहता था और कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ भारत आया हुआ था। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत बहुत अच्छी होती है और आखिरकार अंजू की शादी पक्की हो जाती है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अगले ही दिन लड़के के पिता का जॉर्ज कुट्टी के पास फोन आता है। वह कहते हैं, आज 2 लोग जीप में बैठकर हमारे घर आए थे। वे आपकी बेटी के बारे में झूठी बातें कह रहे थे और रिश्ता तुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे उनकी बातें संदिग्ध लगीं। मैंने जैसे ही उनका नाम पूछा और मोबाइल निकालकर फोटो खींचने की कोशिश की, वे दोनों भाग गए। फिर भी मैं उनकी कुछ तस्वीरें ले पाया हूं, मैं अभी आपको भेज रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे लोगों की बातों में आकर रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। जॉर्ज कुट्टी जैसे ही मोबाइल में तस्वीरें देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन तस्वीरों में एक आदमी रंजन था और दूसरा सहदेवन। अब जॉर्ज कुट्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे सहदेवन के पास पहुंचता है और गुस्से में कहता है, जो करना है मेरे साथ करो। मेरी बेटी और मेरे परिवार को इस लड़ाई में मत घसीटो। अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सहदेवन बिना डरे मुस्कुराता है और ठंडे लहजे में जवाब देता है, जो करना है कर लेना, लेकिन यह शादी मैं हर हाल में रुकवा कर रहूंगा। सहदेवन की यह धमकी सुनकर जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि अब खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब यह सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं रही, बल्कि उसके पूरे परिवार के भविष्य की जंग बन चुकी थी। अगले ही दिन सहदेवन अपनी अगली चाल चलता है। वह सीधे उस साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक पहुंच जाता है जहां अंजू का इलाज चल रहा था। वह डॉक्टर को धमकाकर अंजू की पूरी मेडिकल फाइल अपने कब्जे में ले लेता है। डॉक्टर जानती थी कि यह जानकारी गलत हाथों में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, इसीलिए सहदेवन के जाते ही वह तुरंत जॉर्ज कुट्टी को फोन करके पूरी घटना बता देती है। यह खबर सुनते ही जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि सहदेवन अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ सहदेवन सीधे पैत्रो के घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वह पैत्रो का गला पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, मुझे पता है कि जॉर्ज कुट्टी को कंकाल देने वाला आदमी तुम ही थे। अब सच सच बता, वह कंकाल किसका था? पैत्रो पहले कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन जब सहदेवन उसकी बेटी श्रेया की जान लेने की धमकी देता है, तब मजबूर होकर पैत्रो पूरा सच बता देता है। सच जानने के बाद सहदेवन वहां से चला जाता है। उसके जाते ही घबराई हुई श्रेया तुरंत जॉर्ज कुट्टी को फोन करके पूरी घटना बता देती है। उधर इस हमले की शिकायत पुलिस तक भी पहुंच जाती है। जब यह बात आईजी थॉमस को पता चलती है कि सहदेवन ने एक घर में घुसकर पिता और बेटी के साथ मारपीट की है, तो वह तुरंत उसे सरकारी गेस्ट हाउस में बुलाते हैं। थॉमस गुस्से में उसे खूब फटकार लगाते हैं। तभी वहां अचानक प्रभाकर भी पहुंच जाता है, जो अमेरिका से भारत लौटा था। वह आईजी थॉमस से कहता है, मैं मानता हूं कि सहदेवन का तरीका गलत है, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ा सुराग ढूंढ निकाला है। कम से कम एक बार इसकी बात सुन लीजिए। इसके बाद सहदेवन अपनी पूरी थ्योरी बताता है। वह कहता है, मैं उस आदमी तक पहुंच चुका हूं जिसने जॉर्ज कुट्टी की मदद की थी। मेरा पूरा यकीन है कि वरुण का असली कंकाल पैत्रो के घर के नीचे दबा हुआ है। वह आगे समझाता है, मोबाइल लोकेशन के अनुसार जॉर्ज कुट्टी जंगल की तरफ गया था और पैत्रो का घर भी उसी इलाके में है। सबसे बड़ी बात, वह जमीन पैत्रो ने नहीं खरीदी थी, बल्कि जॉर्ज कुट्टी ने उसके नाम पर खरीदी थी। घर भी उसी ने बनवाया था। हालांकि आईजी थॉमस अभी भी पूरी तरह उसकी बात से सहमत नहीं होते। तब प्रभाकर कहता है, पहली 2 बार जॉर्ज कुट्टी किस्मत से बच गया था, लेकिन इस बार उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। आईजी थॉमस फिर एक और अहम राज बताते हैं। वह कहते हैं, जब हम वरुण का कंकाल ढूंढ रहे थे, तब हमें पता चला था कि जॉर्ज कुट्टी ने एक साथ 35 लीटर एसिड खरीदा था।
पहले वह हर महीने सिर्फ 5 लीटर एसिड खरीदता था, लेकिन वरुण के गायब होने के बाद अचानक इतनी बड़ी मात्रा में एसिड खरीदना बेहद संदिग्ध था। प्रभाकर तुरंत समझ जाता है कि आईजी क्या कहना चाहते हैं। वह कहता है, अगर कंकाल पूरी तरह नष्ट नहीं भी हुआ हो तो उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमें मिल गया तो वही हमारे लिए काफी होगा। इसके बाद वह याद दिलाता है कि अंजू की शादी अब सिर्फ कुछ ही दिनों बाद होने वाली है। अगर शादी हो गई तो वह अपने पति के साथ अमेरिका चली जाएगी, इसीलिए किसी भी कीमत पर उससे पहले कार्रवाई करनी होगी। आखिरकार आईजी थॉमस बड़ा फैसला लेते हैं। वह कहते हैं, ठीक है, आज से वरुण मर्डर केस दोबारा रीओपन किया जाता है। यहीं से जॉर्ज कुट्टी के लिए मुसीबतों का एक नया तूफान शुरू हो जाता है। आईजी थॉमस के आदेश के बाद पुलिस सबसे पहले पैथरो के घर पहुंचती है। वहां उससे दोबारा पूछताछ की जाती है और उस कंकाल के बारे में सवाल किए जाते हैं जिसे उसने सालों पहले जॉर्ज कुट्टी को दिया था। इसके बाद पुलिस उस कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाती है और उसका मिलान उस परिवार के डीएनए सैंपल से कराया जाता है। रिपोर्ट आने पर साफ हो जाता है कि वह कंकाल उसी व्यक्ति का था जिसकी जानकारी पैथरो ने दी थी, यानी वरुण के केस से उसका कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन पुलिस यहीं नहीं रुकती। अब उनकी अगली मंजिल जॉर्ज कुट्टी का घर होता है। कुछ पुलिस अधिकारी उसे और उसके परिवार को हिरासत में लेने पहुंचते हैं, लेकिन जॉर्ज कुट्टी पहले से पूरी तैयारी करके बैठा था। वह पुलिस के सामने कोर्ट का आदेश रख देता है। उस आदेश के अनुसार पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। सबसे पहले उन्हें धारा 41A का नोटिस देना जरूरी था। बिना उस नोटिस के गिरफ्तारी पूरी तरह गैरकानूनी मानी जाती। यह देखकर पुलिस के हाथ बंध जाते हैं और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। आईजी थॉमस को जब यह बात पता चलती है तो वह नई रणनीति बनाते हैं। वह कहते हैं, शनिवार को उसे 140A का नोटिस दे दिया जाएगा और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उसी सोमवार अंजू की शादी थी। अगर जॉर्ज कुट्टी पूछताछ में जाता तो बेटी की शादी छूट जाती, और अगर शादी में जाता तो पुलिस कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका ढूंढ लेती। यानी हर तरफ से जॉर्ज कुट्टी को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शनिवार को पुलिस जॉर्ज कुट्टी को आधिकारिक तौर पर 41A नोटिस थमा देती है। नोटिस मिलते ही वह तुरंत अपनी वकील से संपर्क करता है और पूरी जानकारी साझा करता है। हालांकि वह यह बात अपनी पत्नी और बेटियों से छिपा लेता है। वह नहीं चाहता था कि शादी से ठीक पहले पूरा परिवार बेवजह डर और तनाव में आ जाए। उधर घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। सजावट, मेहमानों की आवाजाही और खुशियों का माहौल था। लेकिन इन खुशियों के पीछे जॉर्ज कुट्टी अकेले ही एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। आखिरकार सोमवार का दिन आ जाता है। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और दूसरी तरफ पुलिस की टीमें जॉर्ज कुट्टी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगती हैं। पुलिस पूरी तरह तैयार थी। उन्हें बस अदालत से हरी झंडी मिलने का इंतजार था। कोर्ट में सरकारी वकील दलील देता है, अगर आज जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसकी बेटी शादी करके अमेरिका चली जाएगी। इसके बाद जांच करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके जवाब में जॉर्ज कुट्टी की वकील खड़ी होती है और कहती है, अगर आपको विदेश जाने की चिंता है तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। लेकिन शादी वाले दिन गिरफ्तारी की जिद करना साफ दिखाता है कि पुलिस का मकसद जांच नहीं बल्कि परिवार को परेशान करना है। इसके बाद सरकारी वकील अदालत में अंजू की मेडिकल रिपोर्ट पेश करता है। वह दावा करता है कि अंजू मानसिक रूप से अस्थिर है और शादी उसके पति के लिए खतरा बन सकती है। यह सुनते ही अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन जॉर्ज कुट्टी की वकील तुरंत इसका विरोध करती है। वह कहती है, यह रिपोर्ट गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है। इससे मेरे मुवक्किल की निजता का उल्लंघन हुआ है। साथ ही इस रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है। वह अदालत से अपील करती है कि शादी होने दी जाए और उसके बाद पुलिस कानून के अनुसार जो भी पूछताछ करना चाहे उसका परिवार पूरा सहयोग देगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। वह आदेश देते हैं कि अगली सुनवाई तक पुलिस जॉर्ज कुट्टी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं करेगी। यह फैसला सुनते ही जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। कोर्ट का फैसला आने के बाद आखिरकार अंजू की शादी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाती है। पूरा परिवार इस खुशी के पल को खुलकर जीता है। शादी के बाद अंजू अपने पति अभिरा के साथ हनीमून मनाने एक खूबसूरत रिसॉर्ट के लिए रवाना हो जाती है। उधर पुलिस अपनी योजना में असफल होने के बावजूद बिल्कुल भी परेशान नहीं होती।
खासकर प्रभाकर, क्योंकि उसके चेहरे पर हार नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह आईजी थॉमस से कहता है, तुम्हें लगता है कि हम अंजू की शादी रुकवाना चाहते थे? नहीं, यह तो सिर्फ जॉर्ज कुट्टी का ध्यान भटकाने के लिए था। आईजी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। तब प्रभाकर अपने असली प्लान का खुलासा करता है। वह कहता है, मैंने पिछले 2 साल सिर्फ एक योजना बनाने में लगाए हैं। इस बार मैं जॉर्ज कुट्टी नहीं, उसकी बेटी अंजू को जेल भेजकर रहूंगा। इसके बाद वह एक एक करके अपनी पूरी साजिश बताता है। सबसे पहले उसने उन सभी मैरिज ब्रोकर्स को अपने पक्ष में कर लिया था। इसी वजह से बार बार अंजू के रिश्ते टूट रहे थे। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि जॉर्ज कुट्टी मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी किसी विदेशी लड़के से कर दे। फिर प्रभाकर सबसे बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है, अभिरा यानी जॉर्ज कुट्टी का दामाद शुरू से ही हमारे साथ मिला हुआ है। आईजी यह सुनकर दंग रह जाते हैं। प्रभाकर आगे बताता है, कुछ साल पहले अभिरा की कंपनी भारी कर्ज में डूब गई थी। उसी समय मैंने उसकी कंपनी में निवेश करके उसे बर्बाद होने से बचाया था। बदले में उसने मेरी एक शर्त मान ली और वही शर्त थी जॉर्ज कुट्टी की बेटी से शादी करना। इतना ही नहीं, अभिरा का पूरा परिवार भी इस साजिश में शामिल था। अब प्रभाकर अपना आखिरी प्लान समझाता है। वह कहता है, रिसोर्ट पहुंचने के बाद अभिरा अंजू को नींद की दवा देगा। उसके बेहोश होते ही सहदेवन कमरे को बिल्कुल एक मर्डर सीन की तरह तैयार करेगा। कमरे का सामान बिखेर दिया जाएगा। पहले से निकाला गया अभिरा का खून कमरे और बिस्तर पर फैला दिया जाएगा। कुछ खून अंजू के कपड़ों पर लगाया जाएगा और आखिर में उसी चाकू पर अंजू के फिंगरप्रिंट भी छोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद सहदेवन अंजू के मोबाइल से जॉर्ज कुट्टी को वीडियो कॉल करेगा। वह उसे पूरा नकली क्राइम सीन दिखाएगा ताकि जॉर्ज कुट्टी घबराकर तुरंत रिसोर्ट पहुंच जाए। उधर सहदेवन और अभिरा अंजू को एंटीडोट देकर वहां से निकल जाएंगे, जिससे उसे होश आ जाएगा। फिर सही समय पर पुलिस वहां पहुंचेगी। कमरे में फैला खून, अभिरा का गायब होना और अंजू की मौजूदगी, इन सबूतों के आधार पर पुलिस जॉर्ज कुट्टी और अंजू दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। आरोप होगा कि बाप बेटी ने मिलकर अभिरा की हत्या कर दी और उसकी लाश कहीं छिपा दी। प्रभाकर पूरे विश्वास के साथ कहता है, अभिरा उसी रात नाव के जरिए श्रीलंका चला जाएगा। उसके बाद कोई उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। इस बार जॉर्ज कुट्टी के बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी पूरी योजना सुनाने के बाद प्रभाकर निश्चिंत होकर घर चला जाता है। उसे पूरा यकीन था कि इस बार जीत उसी की होगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जॉर्ज कुट्टी पहले की तरह इस बार भी उसकी हर चाल पलटने वाला है। अगली सुबह आईजी थॉमस को एक बेहद जरूरी फोन आता है। फोन सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बिना एक पल गंवाए वह सीधे प्रभाकर के घर पहुंचते हैं और गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सहदेवन पर आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। प्रभाकर हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पिछली रात सब कुछ प्रभाकर के प्लान के मुताबिक शुरू हुआ था। रिसोर्ट पहुंचते ही अभिरा ने अंजू को नींद की दवा पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद सहदेवन कमरे में घुसा और पूरे कमरे को एक फर्जी क्राइम सीन की तरह तैयार कर दिया। कमरे का सामान बिखेर दिया गया, हर तरफ खून फैला दिया गया और चाकू पर अंजू के फिंगरप्रिंट भी लगा दिए गए। फिर सहदेवन ने अंजू के मोबाइल से जॉर्ज कुट्टी को वीडियो कॉल किया और पूरी घटना दिखाते हुए धमकी दी, इस बार तुम अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगे। वीडियो कॉल खत्म होते ही जॉर्ज कुट्टी घबराकर रिसोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। उधर प्लान के मुताबिक सहदेवन अंजू को एंटीडोट देने ही वाला था, लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है। अंजू को उम्मीद से पहले ही होश आ जाता है। सामने सहदेवन को देखकर वह जोर जोर से चीखने लगती है। अपना भेद खुलता देख सहदेवन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपना आपा खो देता है और चाकू से अंजू पर कई वार कर देता है। अंजू दर्द से तड़प उठती है। इतना ही नहीं, सहदेवन उसे बेरहमी से थप्पड़ मारता है, जिससे वह फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वह और अभिरा तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। कुछ ही देर बाद जॉर्ज कुट्टी रिसोर्ट पहुंच जाता है। वह कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि अंजू अंदर बेहोश पड़ी होती है, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर पहुंच पाता, पुलिस भी वहां आ जाती है। जॉर्ज कुट्टी घबराकर पुलिस से कहता है, मेरी बेटी अंदर है, जल्दी दरवाजा तोड़िए। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। अंजू की हालत बेहद गंभीर थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वर्तमान में लौटते हुए आईजी थॉमस प्रभाकर से कहते हैं, तुरंत अभिरा को फोन करो।
प्रभाकर परेशान होकर जवाब देता है, यह संभव नहीं है। प्लान के मुताबिक वह अपना फोन रिसॉर्ट में छोड़कर गया था। अब वह खुद संपर्क करेगा, तभी बात हो पाएगी। फिर वह बताता है, मैंने सुबह सहदेवन को भी कई बार फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। अब आईजी थॉमस को बड़ा खतरा महसूस होता है। वह कहते हैं, मुझे लग रहा है कि सहदेवन ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और हो सकता है अब अभिरा की जान भी खतरे में हो। यह सुनते ही दोनों तुरंत सहदेवन के घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सहदेवन तो वहां नहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ा था जॉर्ज कुट्टी, और उसके चेहरे की खामोश मुस्कान बता रही थी कि इस बार पूरी बाजी पलट चुकी है। प्रभाकर गुस्से में पूछता है, सहदेवन कहां है? जॉर्ज कुट्टी बिना घबराए जवाब देता है, जिसे ढूंढ रहे हो वह अंदर है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। रिसॉर्ट में अपनी बेटी को अस्पताल पहुंचाने के बाद जॉर्ज कुट्टी सीधे सहदेवन के घर पहुंच गया था। उस वक्त उसके अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही थी, अपनी बेटी पर हुए हमले का बदला। घर के अंदर घुसते ही उसने सहदेवन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। सहदेवन संभल भी नहीं पाया और जॉर्ज कुट्टी ने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर उसने गुस्से में पूछा, सच सच बता, अभिरा कहां है और मेरे घर के केले के बगीचे में गड्ढा किसने खोदा था? शुरुआत में सहदेवन चुप रहता है, लेकिन जब जॉर्ज कुट्टी उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है तो उसका डर बाहर आ जाता है। वह पूरी साजिश कबूल कर लेता है। सहदेवन बताता है, हाँ, केले के बगीचे में गड्ढा मैंने ही खोदा था। मेरा प्लान था कि अभिरा को मारकर उसकी लाश वहीं दफना दूं। उस दिन जब तुम उस जगह खुदाई कर रहे थे, मैंने चोरी छिपे तुम्हारा वीडियो भी बना लिया था। बाद में जब पुलिस तुम्हारे खेत से अभिरा की लाश निकालती, तब मैं वह वीडियो वायरल कर देता। सबको यही लगता कि तुमने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इसके बाद वह एक और बड़ा राज खोलता है। वह कहता है, इस पूरे प्लान में मैं अकेला नहीं था। प्रभाकर और आईजी थॉमस भी इस साजिश के बारे में जानते थे। उन्हीं के इशारे पर मैं यह सब कर रहा था। जॉर्ज कुट्टी पहले से ही पूरी बातचीत रिकॉर्ड करवा रहा था। उसका दोस्त जॉस मोबाइल में सहदेवन का पूरा इकबालिया बयान रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन इसी बीच मौका देखकर अभिरा वहां से चुपचाप भाग निकलता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। वर्तमान में लौटकर जॉर्ज कुट्टी प्रभाकर की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे पास सहदेवन का पूरा कबूलनामा रिकॉर्ड है। अदालत में यही वीडियो तुम्हारी साजिश की सबसे बड़ी गवाही बनेगा। प्रभाकर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक वीडियो से तुम मुझे ज्यादा दिन तक जेल में रख पाओगे? जॉर्ज कुट्टी कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ प्रभाकर की आंखों में देखता रहता है। उसे अच्छी तरह पता था, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब फैसला अदालत में होना बाकी था। सहदेवन का कबूलनामा रिकॉर्ड करने के बाद जॉर्ज कुट्टी अपने घर लौटता है। वह अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को अपने पास बैठाकर पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है, अब यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जब तक मैं बाहर रहूंगा, प्रभाकर और उसके लोग हमारे परिवार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर तक पूरा घर खामोश रहता है। फिर जॉर्ज कुट्टी एक ऐसा फैसला सुनाता है जिसे सुनकर उसकी पत्नी और बेटियां भी हैरान रह जाती हैं। वह कहता है, अब मैं खुद जेल जाऊंगा। अगर मेरे जेल जाने से तुम सबकी जिंदगी सुरक्षित हो जाती है तो मुझे यह मंजूर है। इसके बाद वह अपनी वकील से मिलता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। जॉर्ज कुट्टी की बात सुनकर उसकी वकील भी हैरान रह जाती है। फिर जॉर्ज कुट्टी आईजी थॉमस और प्रभाकर से मिलने पहुंचता है। वह उनके सामने एक शर्त रखता है, मैं कानून के सामने खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में तुम लोगों को वादा करना होगा कि आज के बाद मेरे परिवार को कभी परेशान नहीं करोगे। आईजी थॉमस और प्रभाकर कुछ देर सोचते हैं। आखिरकार दोनों इस समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। डील तय होने के बाद जॉर्ज कुट्टी वहां से वापस निकलने लगता है। तभी उसकी वकील उससे पूछती है, जब उनके पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो तुम खुद जेल क्यों जा रहे हो? जॉर्ज कुट्टी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे उनसे डर नहीं लगता, मुझे डर खुद से लगता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अपने परिवार को बचाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं। इतना कहकर कहानी एक आखिरी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि रिसॉर्ट में उस रात असल में क्या हुआ था। सहदेवन और अभिरा अंजू को एंटीडोट देकर वहां से जा चुके थे। कुछ देर बाद अंजू को होश आ गया। उसी समय जॉर्ज कुट्टी वहां पहुंच गया। उसने पूरी स्थिति को एक नजर में समझ लिया कि यह सब उसे और उसकी बेटी को फंसाने के लिए रचा गया जाल है। जॉर्ज कुट्टी अंजू से कहता है, बेटा, क्या तुम्हें अपने पापा पर भरोसा है? अंजू बिना कुछ सोचे कहती है, हाँ पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
इसके बाद जॉर्ज कुट्टी भारी दिल से कहता है, तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूं वह सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए है। इतना कहकर वह उसी चाकू से अंजू के शरीर पर कुछ गहरे घाव कर देता है। फिर एक डंडे से उसके पैरों पर चोट पहुंचाता है और अंत में उसे एक थप्पड़ मारकर बेड पर गिरा देता है। उसका मकसद अंजू को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसे एक आरोपी से पीड़िता विक्टिम बनाना था। तभी बाहर पुलिस की सायरन सुनाई देती है। जॉर्ज कुट्टी अंजू से कहता है, जब तक पुलिस तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाती तब तक बेहोश होने का नाटक करना। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और पुलिस के सामने ऐसा दिखाता है जैसे वह खुद दरवाजा तोड़कर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। यह सच्चाई जानकर उसकी वकील भी सन्न रह जाती है। उधर अभिरा प्रभाकर को फोन करके बताता है, आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर सही समय पर जॉर्ज कुट्टी नहीं पहुंचता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। प्रभाकर सफाई देते हुए कहता है, यह सब सहदेवन ने अपनी मर्जी से किया था, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अभिरा साफ कह देता है कि जब वह और सहदेवन रिसोर्ट से निकले थे तब अंजू पूरी तरह सुरक्षित थी। इसके बाद पुलिस अंजू का बयान दर्ज करती है। अंजू साफ साफ कहती है कि उस पर हमला सहदेवन ने किया था। यही बयान सुनकर आईजी थॉमस और प्रभाकर समझ जाते हैं कि जॉर्ज कुट्टी ने आखिरी समय में उनकी पूरी बाजी पलट दी। आईजी थॉमस प्रभाकर से कहते हैं, तुमने 2 साल तक प्लान बनाया था कि अंजू को अपराधी साबित करोगे, लेकिन जॉर्ज कुट्टी ने कुछ ही मिनटों में उसे आरोपी नहीं बल्कि पीड़िता बना दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लेती है। टीवी पर उसकी गिरफ्तारी की खबर चल रही होती है। प्रभाकर और उसकी पत्नी भी वही खबर देख रहे होते हैं। प्रभाकर अपनी पत्नी से पूछता है, अब तो तुम खुश हो? लेकिन उसकी पत्नी ठंडे लहजे में जवाब देती है, नहीं, मैं तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक अंजू जेल नहीं जाती। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरी सीन साफ इशारा करता है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अगर मेकर्स चाहें तो दृश्यम 4 में यह अधूरी जंग फिर से शुरू हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको दृश्यम 3 का यह पार्ट कैसा लगा। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन पर सेट कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ। धन्यवाद।